के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है, जिससे पूरी दुनिया चिंतित है। कोरोना से अब तक दुनिया भर में करीब 90 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। आज दिन तक इससे 4,67,000 से अधिक लोगों की मौतें हो चुकी है। हालांकि ये कुछ संतोष की बात है कि इससे बचाव के लिए भी किए गए उपायों से करीब 48 लाख लोग ठीक भी हुए हैं। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, भारत में अब तक 4,25,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 13,0700 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। राजस्थान में आज सुबह तक लगभग 15,000 पॉजिटिव केस आए हैं, जिनमें से 11,700 ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। राजस्थान में अब तक 349 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। वर्तमान में लगभग 3,000 पॉजिटिव केसेज हैं, जिनका इलाज विभिन्न चिकित्सा संस्थाओं में घरों पर किया जा रहा है। कोविड-19 से निजात के लिए अभी तक इसकी कोई निश्चित दवा या वैक्सीन नहीं आई है। कहने का मतलब यह है कि इसका खतरा अभी तक पूरी तरह टला नहीं है। इसलिए खुद के स्वास्थ्य का खुद ख्याल रखना ही उपाय है। हम सभी को आत्मानुशासन एवं संयम बनाए रखना होगा, ताकि हमारा पूरा परिवार सुरक्षित रहे। मुझे एक बताते हुए खुशी हो रही है कि कोविड-19 से बचाव, लोगों के जीवन की रक्षा के लिए राजस्थान पहला राज्य है जिसने सबसे पहले कई कदम उठाए, जिसको देश के कई राज्यों ने फॉलो किया। राजस्थान ऐसा राज्य है जो हर चुनौती का मजबूती से मुकाबला करता आया है। प्रदेश में चाहे कभी अकाल पड़ा हो, सूखा पड़ा हो या बाढ़ की स्थिति बनी हो या कोई आपदा आई हो, प्रदेशवासी ने हमेशा धैर्य और साहस का परिचय दिया। राजस्थान की जनता ने विभिन्न युद्धों के समय में, जैसे 62 की चाइना के साथ लड़ाई हो, 1965 में 71 में जब पाकिस्तान के साथ में जंग लड़ी गई, बांग्लादेश आजाद हुआ, चाहे वो 98-99 में कारगिल के समय घटनाएं हो, हमेशा हमारे लोगों ने मनोबल ऊंचा बनाए रखा। और राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने इस महामारी से बचाव के लिए लोगों को विश्वास में लेकर सबसे पहले लॉकडाउन किया। हमने आज कोरोना टेस्ट में 25,000 की क्षमता प्राप्त कर ली है। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि जब हमने 0 से शुरू किया था, हमारे सैंपल पूना और दिल्ली जाते थे, आज 25,000 टेस्टिंग पर डे राजस्थान होने लग गए हैं और जल्दी हम 40,000 की क्षमता प्राप्त करने जा रहे हैं। और इसीलिए हमने अभी हमारे पड़ोसी राज्यों को, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, यूपी हो, गुजरात हो या मध्य प्रदेश हो, सब राज्य सरकार को लिखा है, अगर आपके यहाँ कोई तकलीफ हो तो हम लोग आपको 5,000 टेस्ट प्रतिदिन करके देने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार हमने जो पहले तैयारी करी थी, आप सबको मालूम है कि राजस्थान वो राज्य है जहां पर फ्री मेडिसिन हैं, फ्री टेस्ट होते हैं पहले से ही। और दिसंबर 19 में हमने प्रयास किया था निरोगी राजस्थान को हम लोग अपनाएंगे और पूरी सर्वे करेंगे, प्रत्येक परिवार का, प्रत्येक गांव में ढाणी तक करेंगे, मोहल्लों में करेंगे। टीमें बनाई हजारों हमने, तमाम टीमें हमारे अचानक कोरोना आ गया, उस पर काम आ गई। इस रूप में आज निरोगी राजस्थान का जो कंसेप्ट हमारा था, उसने हमें संबल प्रदान किया। आज ऐसी स्थिति में हम आ गए हैं कि कोरोना की जंग को लड़ने में हम लोग किसी तरह की कमी नहीं एहसास करते हैं। और मेरा मानना है कि अभी करीब आप जानते होंगे, एकमात्र राजस्थान राज्य जहां पर हर परिवार में कई बार, एक से अधिक बार हमारे यहाँ टेस्टिंग और स्क्रीनिंग हुई है, जिससे कि जो सिम्टम्स मिले उसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई कर सके। भीलवाड़ा मॉडल का आपने नाम सुना होगा, पूरे देश के अंदर लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। वहां पे भी यही था, जिस प्रकार से घर घर में, प्रत्येक घर में सर्वे करवाए गए, स्क्रीनिंग की गई, उसके कारण से 14,000 वहां पर ऐसे लोग मिले जो सिम्टम जिनके थे, खांसी, जुकाम, बुखार था, उन पे भी हम लोगों ने इलाज शुरू कर दिया टाइमली। उसके कारण से कर्फ्यू लगा,
क्वारंटाइन किया, बड़े रूप में होम क्वारंटाइन किया, संस्थागत क्वारंटाइन किया। उसके कारण से पूरी तरह वहां पर कंट्रोल में स्थिति आई और पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया। भीलवाड़ा का नाम आज राजस्थान का नाम पूरी दुनिया के अंदर है, भीलवाड़ा के नाम के रूप में। यही फॉर्मूला हम अपना रहे, पूरे राजस्थान के अंदर भी अपना रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सब मिलकर के जो कार्य किया उसका परिणाम है कि आज हम लोग सिर उठा कर कह सकते हैं देश के सामने राजस्थान वो राज्य है जहां पर कोई कमी हमने नहीं रखी है और पैरामीटर हमारे बहुत शानदार है। जो मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरे देश के अंदर आज 10 लाख प्रति 10 लाख लोगों में टेस्टिंग जो हो रही है राष्ट्रीय स्तर पर वो हो रही है 4,887 हो रही है, जबकि राजस्थान में हो रही है 8,389 हो रही है। मृत्यु दर जो है देश में है 3.28%, जबकि राजस्थान में है 2.32%। जो हमारे चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत का परिणाम है, आप सबकी मेहनत का परिणाम है। इसके साथ ही देश में कोरोना महामारी से रिकवरी रेट जो है, ठीक होने की रेट, वो सबसे अधिक देश में तो राजस्थान के अंदर है। राष्ट्रीय स्तर पर ये 55-54% है, जबकि राजस्थान में 77.96% है। और तो और मैं आपको कहना चाहूंगा 19 दिन में पूरे देश में ऐसे केसेस डबल हो रहे हैं संक्रमित लोगों के, जबकि राजस्थान में 27 दिन में डबल हो रहे हैं। इस प्रकार राजस्थान ने, मैं समझता हूँ, बहुत अच्छी ढंग से तैयारी करके इसको जो तैयारी की, जो तरीके अपनाए, आप सबके सहयोग से उसका परिणाम आपके सामने है। आप जानते हैं कि कोरोना जिसको संक्रमित करता है, सबसे बड़ा खतरा होता है या तो 10 साल से छोटे बच्चों का या फिर 60 साल से ज्यादा बड़े लोगों का, और विशेष रूप से उसके अंदर भी जिनको डायबिटीज है, किडनी है, हार्ट या गुर्दे की बीमारी है या फेफड़ों की बीमारी है, विशेष रूप से कोई टीबी का पेशेंट है, ऐसे लोगों को खतरा सबसे अधिक होता है। और ज्यादा जो लोग मृत्यु हुई है राजस्थान में भी उन लोगों की हुई है जो ज्यादा इस प्रकार की बीमारी से ग्रसित थे और संक्रमित हो गए, पॉजिटिव आ गए, वो मरे ज्यादा। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि उनके चिन्हित कर रहे हैं उन लोगों को, उन सीनियर सिटीजन्स को, बुजुर्गों को, जो बीमार लोग हैं, किडनी, डायबिटीज, मैंने बताया आपको टीबी के, उन मरीजों तक पहुंच रही है हमारी टीमें। पहले उनको चिन्हित कर रहे हैं जिससे कि उनको ज्यादा एहसास करवाया जा सके आपको कैसे बच के जाना है, घर के अंदर, घर के बाहर। घर के परिवार के लोगों को समझा रहे हैं आप जो ज्यादा बीमार है, बुजुर्ग, उनका विशेष ख्याल रखें। और उसका बहुत बड़ा लाभ हमें मिला है। हमारे इसलिए कंट्रोल जो हुआ कोविड-19 राजस्थान में, उसके पीछे ये कारण भी है कि हम लोगों ने ये तरीका अपनाए जिससे कि जिनकी बीमारी होते ही, कोविड होते ही, कोरोना होते ही मरने की संभावना बढ़ जाती है, उनका विशेष ध्यान रखो। तो उसका बहुत लाभ हम लोगों को मिला है। इसके अलावा जो कोविड के पेशेंट नहीं है, जनरल बीमारियां भी है, क्योंकि सबका ध्यान चला गया कोरोना की तरफ। तो जो दूसरी बीमारी है, किसी का ऑपरेशन होना था, किसी के इलाज होना था, कोई तकलीफ में है, चाहे वो किसी प्रकार की बीमारी हो या बीमारी टेम्परेरी हो, उसके लिए हमने करीब 700 गाड़ी चलाई है, मोबाइल वैन कह दीजिए, मोबाइल एम्बुलेंस कह दीजिए, जो गांव-गांव में घूम रही है। 25,000 लोगों का पर डे कम से कम वो इलाज कर रही है। प्राइवेट को भी, सरकारी अस्पतालों को भी पाबंद किया गया कि वो नॉन कोविड, कोविड पेशेंट नहीं है, कोरोना पेशेंट नहीं है, उनका पूरा ख्याल रखें। और मैं समझता हूँ कि हमने एक और बात कही है, मिशन बनाया लिसा, लाइफ सेविंग मिशन, वो ध्यान इनके लोगों पे देगा जो जिसका जिक्र मैंने अभी आपके सामने किया था। इसी प्रकार हम लोगों ने तैयारी करने के लिए, हमने देखा होगा कि भारत सरकार ने अनाउंस किया था कि जो स्वास्थ्य कर्मी है उनके लिए 50 लाख का बीमा होगा इस महामारी में कोई चपेट में आ गया। तो हम लोगों ने उसको बढ़ाकर ये कर दिया है, राजस्थान में कोई भी व्यक्ति, सभी कर्मचारी तो ही है, सरकारी कर्मचारी के अलावा, चाहे वो संविदा कर्मी हो, चाहे मानदेय कर्मी हो, बोर्ड कॉर्पोरेशन में काम करते हो, सरकारी कंपनियों में काम करते हो, कोई भी व्यक्ति हो, उन सबके लिए हमने 50 लाख का सरकारी कवर दिया, उनको भी दिया, बराबर कवर दे दिया उनको भी।
उससे हमारे चाहे पुलिस का सिपाही भी क्यों नहीं हो, कांस्टेबल भी क्यों नहीं हो, सबको लगा, पटवारी, ग्राम सेवक हो चाहे कोई हो, कि सरकार ने सबका ध्यान रखा है। अगर मान लीजिए हम शिकार हो जाते हैं कोविड के, कोरोना की सेवा करते करते, तो 50 लाख का कवर हमें भी मिलेगा। इसका हमें बहुत लाभ मिला पूरा मैनेजमेंट करने के अंदर। हमने हेल्थ वर्कर्स के लिए भी, अन्य लोगों के लिए भी 25 करोड़ रुपए अलग रख दिए हैं कि जब कोरोना खत्म होगा तो किस प्रकार से इनको सम्मानित करने के लिए सम्मान स्वरूप राशि दे सकें। हमने गर्भवती महिलाएं और जो टीकाकरण का काम है, जो कि जिंदगी बचाता है पूरी जिंदगी भर, वरना पोलियो और कई तरह की बीमारी हो जाती है, आपको मालूम है, तो टीकाकरण पे भी विशेष ध्यान रखा गया कि टीकाकरण का अभियान चलता रहे, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, वरना आने वाली पीढ़ी भुगतेगी। गर्भवती महिलाओं की पूरी चेकिंग की गई, ध्यान रखा गया उनको लाने ले आने में सब तरह से, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो काम हुआ है उससे लोग बहुत प्रसन्न होंगे। क्योंकि लॉकडाउन था, सब गाड़ियां बंद थी, लोग घरों में बंद थे। उस वक्त में जिस प्रकार हमारे पुलिस प्रशासन ने और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर के इस काम को अंजाम दिया, महिलाओं के, गर्भवती महिलाओं के लिए, वो तारीफ के काबिल है। और मैं समझता हूँ कि इस बार पुलिस की भी छवि जो है पूरे राजस्थान के अंदर, बल्कि पूरे देश के अंदर अधिकांश जगह मैंने देखा है, पुलिस का सहयोग भी कोविड-19 कोरोना लड़ने के लिए पूरा मिल रहा है। प्रशासन के साथ में, स्वास्थ्य सेवाओं के साथ में, आम लोगों के साथ में भले के काम करना है, खाने के पैकेट बांटना है, खाना पहुंचाने घर तक पहुंचना है, किसी व्यक्ति को तकलीफ में तो तकलीफ दूर करनी है। पुलिस की भूमिका बहुत अच्छी रही है, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया। वैसे हर कर्मचारी के लिए मैं कहना चाहूंगा, चाहे वो किसी लेवल का हो, मैंने पहली बार देखा जिंदगी के अंदर कि इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट। हम सुनते थे प्लेग के बारे में, चेचक के बारे में, कोई जमाने के अंदर स्पेनिश फ्लू आया था एक बार, लाखों लोग मर गए थे इस देश के अंदर। पर ये कोरोना की महामारी ने जिस प्रकार एकता का प्रदर्शन करवाया, आम जनता के अंदर भी, सभी वर्गों के अंदर भी, सभी जाति, धर्म, पक्ष विपक्ष, पार्टियां, धर्म गुरु, सोशल एक्टिविस्ट, रिटायर्ड लोग, जिनको हमने आह्वान किया या नहीं किया, मैं समझता हूँ सब लोग जिस रूप में लगे हैं, वही कहने का राजस्थान की चर्चा पूरे देश के अंदर हो रही है। ये सब आप लोगों की, और जनप्रतिनिधि जो हमारे विशेष रूप से, चाहे वो वार्ड पंच हो, सरपंच हो, प्रधान प्रमुख हो, एमएलए एमपी हो, सबने मिलकर लड़े को लड़ा और आम तौर से आम जनता ने साथ दिया। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े उपलब्धि मानता हूँ राजस्थान की। इसी तरह अभी भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में लगे। पता नहीं कोविड का, ये कोरोना का मिजाज कैसे आगे बढ़ेगा, कहाँ तक जाएगा, कब कम होगा, ज्यादा, किसी को नहीं मालूम है। ना टीका इसका आया अभी, ना कोई दवाई आई है इसकी। इसलिए खुद का बचाव खुद ही करें, ये एक थीम होनी चाहिए। खुद का बचाव खुद करेंगे तब जाकर के हम इस पे काबू पा पाएंगे। सरकार की तरफ से कोई कमी रहेगी नहीं, ना धन की कमी रहेगी, ना साधनों की कमी रहेगी। इसलिए आज भी हम चाहते हैं कि हर अस्पताल मजबूत बने। किस प्रकार वहां पर हर जिले के अंदर, जिला अस्पताल के अंदर हम लोग ऑक्सीजन पाइपलाइन के द्वारा बिछाने जा रहे हैं, आप आईसीयू बेड बढ़ा रहे हैं, वेंटिलेटर की संख्या बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से पूरी तैयारी जंग में लड़ने के लिए होती है, उससे अधिक तैयारी हम कर रहे हैं। कैसी भी जंग होगी कोरोना के साथ में, तो साधनों की भी और ढांचा जो बना है स्वास्थ्य सेवाओं का, उससे कभी नहीं पाएंगे आप लोग। ये हमने तय किया। इसीलिए आपने सुना होगा कि दिल्ली में जो एमपी लेड फंड होता है 6 करोड़ का प्रतिवर्ष, उसको तो प्रधानमंत्री जी ने 2 साल के लिए बंद कर दिया। पर हमने सोचा बंद करने की बजाय, हालांकि हमारे भी साधनों की कमी है, रेवेन्यू नहीं आ रहा है, लॉकडाउन में काम धंधे बंद हो गए थे, तब भी हमने सोचा बजाय इसके कि हम उसको खत्म कर दें, हमने करीब 800 करोड़ रुपए डाइवर्ट कर दिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती के लिए। इसके मायने हैं आने वाले वक्त में आपके सभी विधायकगणों के, सभी सरपंचों के, सभी के क्षेत्रों में उसका लाभ मिलेगा। सब सेंटर हो, पीएचसी हो या सीएचसी हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, एमएलए साहबान जो है
उनको पूरा अधिकार होगा, वो जहां लिख के देंगे वहां इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। हम चाहेंगे कि हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक सीएचसी ऐसी बने जो पूरे क्षेत्र को अच्छा इलाज दे सके। इस प्रकार हमने करीब 800 करोड़ रुपए डाइवर्ट कर दिए एमएलए फंड को। ये भी हमने प्रयास किया है। इसी रूप में को भूखा नहीं सोए, ये हमने जैसे शुरुआत करी जंग की और हमने नारा दिया था कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, और हमने 80 लाख करीब 78 से 80 लाख के बीच में हमने जो पेंशनर्स हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वृद्धजन हैं, विधवा बहनें हैं, या इसके अलावा जो हमारे दिव्यांग बंधु हैं, पत्नी भी है, मान लो पेंशनर है, उन सबको हमने करीब 2800 करोड़ रुपए 4 किस्तों में दे दिया। हमने 4 महीने की किस्तें दी, हमने 3 दे चुके, चौथी चल रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा पैसे का। इस प्रकार बड़ा राहत उनको मिला है। और साथ साथ में हमने करीब 31 लाख लोगों को जो डेस्टिट्यूट है, जो श्रमिक हैं, रेहड़ी वाले, ठेले वाले हैं, इन सबका सर्वे करवा के हम लोगों ने बीपीएल, अंत्योदय, स्टेट बीपीएल, इन सबको हमने करीब 2500 रुपए, पहले 1000 रुपए दिए थे, फिर 1500 रुपए दिए, 2500 रुपए हमने उनके खाते में डाल दिए। और पूरा खाना पीना, सूखा राशन भी, पका हुआ खाना भी, और समझ लो 4 करोड़ ज्यादा पैकेट बांटे होंगे राजस्थान में पके हुए खाने की। और 39 लाख परिवारों को सूखा राशन दिया गया होगा। गेहूं बट 10 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति और 1 किलो दाल। इस प्रकार बड़े रूप में हम चाहते हैं राजस्थान कोई व्यक्ति जिसको गेहूं की जरूरत हो, चाहे हमने मार्केट प्राइस से खरीद के दिया हो, क्योंकि भारत सरकार के अपने नियम है। उन्होंने कहा हम नियमों से बाहर नहीं जाएंगे, तो उन्होंने कहा मार्केट प्राइस से खरीदो। हमने मार्केट प्राइस से, बाजार दर से 30 रुपए किलो गेहूं खरीद के भी बांटा हम लोगों ने लाखों लोगों को, जिससे कि जिसका नाम खाद्य सुरक्षा में नहीं है उसको भी लाभ मिल सके। इस प्रकार हमने कोशिश की हर व्यक्ति तक पहुंचने की है। अभी एक नया और सर्वे करवा जो चैनल वाले हैं, दर्दी है, धोबी है, गुमक्कड़ है, अर्ध गुमक्कड़ है, जो लोग ऐसे हैं, कलाकार है, प्रवासी श्रमिक है, कामगर श्रमिक है, इन तमाम लोगों को 68 लाख लोग करीब हुए, इनको 10 किलोग्राम गेहूं प्रति व्यक्ति और 2 किलोग्राम साबुत चना दिया जा रहा है। इस प्रकार हमने कोशिश करी है कैसे हम ऐसे वक्त में जब हम लोग सब तकलीफ में हैं और राजस्थान आना बंद हो गया, लॉकडाउन तो व्यापार धंधे बंद हो गए, टैक्स कहां से आएगा, उस स्थिति में हम चाह रहे हैं। तब भी प्रधानमंत्री महोदय के साथ में हमने 6 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी थी, जैसे आज मैं आपसे कर रहा हूं, उसी प्रकार से हमने प्रधानमंत्री महोदय के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी। हर बार हमने यहाँ की कोविड की स्थिति बताने के साथ साथ में आर्थिक रूप से क्या आपको मदद करनी चाहिए राज्यों की, क्योंकि केंद्र का भी इनकम कम हुई है, लॉकडाउन के कारण से काम धंधे बंद हो गए, इंडस्ट्री बंद हो गई, मजदूर चले गए, तो क्या हो सकता है। फिर भी वहां उनके पास तो रेवेन्यू के सोर्स थे, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, नोट छापने के अधिकार केंद्र के पास होते हैं। तो हमने तय किया कि इन सबको मिला करके उनसे रिक्वेस्ट की प्राइम मिनिस्टर से कि आपको चाहिए आगे आकर के राज्यों की इमदाद करें। अभी 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया इंडस्ट्री के लिए और अन्य कामों के लिए, वो सफिशिएंट नहीं है। सीधा डायरेक्ट मदद राज्यों की होगी, ग्रांट के रूप में, लोन के रूप में, कर्जे के रूप में नहीं। तब जाकर के कोविड की असली लड़ाई कौन लड़ रहा है? असली लड़ाई लड़ते हैं राज्य सरकार लड़ती है, जो चुनी होती है देश के अंदर, चाहे वो किसी पार्टी की हो। असली खर्चा वो कर रही है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को हमने कहा है आपको चाहिए कि आप सब राज्य सरकारों को ग्रांट के रूप में इमदाद देने के लिए आगे आए। मुझे उम्मीद है कि अभी तक तो फैसला हुआ नहीं है, पर कभी न कभी हमारी बात को तवज्जो मिलेगी और उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। नरेगा इस वक्त में वरदान साबित हुआ है। नरेगा जो यूपीए गवर्नमेंट की, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी की देन थी देश को, पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ी रोजगार योजना ये है। आज ये इतना बड़ा शानदार कानून बन गया पार्लियामेंट का, जिसके कारण से आज महामारी भी आ गई, मजदूर बाहर से आ गए,
कुछ 16 लाख मजदूर हैं बाहर से, राजस्थान के अंदर 6 लाख लोग गए यहाँ से। तो आप सोच सकते हो नरेगा के कारण से उनके जॉब कार्ड बन गए। आज राजस्थान में करीब 52 लाख लोग काम में लगे, 53 लाख लोग काम में लगे आज के दिन, जो देश में सबसे अधिक संख्या है राजस्थान में नरेगा मजदूरों की। इनके कारण से एक तरफ आप सोच सकते हैं कि मजदूरों को रोजगार मिला, जो कमजोर पिछड़े और वंचित वर्ग के लोग थे, जो श्रमिक थे गांव के, वो वरदान साबित हुआ ये नरेगा। और सबसे बड़ी बात, इससे बड़ी बात है ग्रामीण अर्थव्यवस्था, वो पैसा आएगा वहां पर खर्च होगा वहां पर, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई नरेगा के कारण से। इसमें हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोग रोजगार मिले। और लोग, हमने मांग करी माननीय प्रधानमंत्री जी से, कई लोगों के तो 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम 100 दिन की बजाय 200 दिन करें, कम से कम इस महामारी को देखते हुए। महामारी समाप्त हो जाए तब भले आप देखना 100 दिन रखना है, 150 दिन करना है, 200 दिन रखना है। अभी कम से कम जरूरत है कम से कम 200 दिन रोजगार दें, तब जाकर के तकलीफ थोड़ी कम हो पाएगी। अभी तक इसका कोई फैसला हुआ नहीं है, तो हमारा ये जो हमारी रिक्वेस्ट है, वो हमारी जो प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, दबाव देंगे केंद्र सरकार पर, वो जारी रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। शहरी क्षेत्र में भी कोई नरेगा की योजना नहीं है। हमने प्रधानमंत्री जी कहा है कि आप शहरी क्षेत्र में कोई योजना लाएं जिससे शहरी क्षेत्र में भी लोगों को रोजगार मिल सके। वरना शहरी क्षेत्र में मजदूर भी है, कच्ची बस्ती भी है, स्लम एरिया भी है, और रेहड़ी वाले भी है, ठेले वाले भी, खोमचे वाले भी, सबको तकलीफ हो रही है कोरोना के और लॉकडाउन के कारण से। तो मैं समझता हूँ कि जो बेरोजगारी पनपी है उसको लेकर हम लोग चिंतित हैं, और इसीलिए हम लोगों ने ये प्रयास किया किस प्रकार से हम लोग उनको काम दे सकें। उनके लिए सर्वे करवाया गया है, मजदूरों का भी, इंडस्ट्री का भी। इंडस्ट्री में किस प्रकार का स्किल वाला जो आदमी है, कौशल विकास जिसको कहते हैं, किस तरह की मजदूरी करने वाले को कौन सी इंडस्ट्री में काम मिल सकता है, उन दोनों को जोड़ने का काम करें। इसलिए हम लोगों ने एक श्रमिकों के लिए अलग से एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाया है, जिसके माध्यम से उनको सुविधा होगी कि मुझे कहाँ काम मिल सकता है। इंडस्ट्री वालों को सुविधा होगी, उद्योगों को, कि मुझे किस तरह के मजदूरों की आवश्यकता वो काम मिलेगा। ये हमने पहले ही तय कर दिया है, क्योंकि शहरों में पौष्टिक आहार की कमी है। तो हमने अभी इस मौके पर मैंने कहा था भूखा कोई नहीं सोए, तो आज मैं घोषणा कर रहा हूँ, इंदिरा गांधी बहुत बड़ी नेता थी जिसने बांग्लादेश का उदय किया, हरित क्रांति लेके आई, परमाणु विस्फोट किया 74 में पोखरण के अंदर। उस महान नेता की याद में हम लोगों ने तय किया है इंदिरा रसोई योजना, जिसके अंतर्गत कोई भूखा नहीं सोएगा, और इसकी शुरुआत जल्दी होगी। नगर पालिका क्षेत्र में जरूरतमंद लोगों को 2 समय का शुद्ध पौष्टिक भोजन रियायती दर से उपलब्ध कराया जाएगा। योजना प्रत्येक निकाय स्तर पर स्थानीय आवश्यकताओं एवं स्वाद का ध्यान रखते हुए व्यंजन उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना के संचालन हेतु स्थानीय एनजीओ भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, और योजना के प्रभावी संचालन हेतु IT की सहायता से प्रभावी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा भी मॉनिटरिंग होगी। करीब 100 करोड़ रुपए हम लोग खर्च करेंगे प्रति वर्ष। ये हम लोगों ने तय किया कि योजना लागू करें। ऐसी हालात होगी सबकी, जितना हम कम कर सके, खाना पीना, पैसा, गैस काइन, वो कम है। हम चाहेंगे चारों ओर से कोई गरीब आदमी तकलीफ में नहीं रहे। जब तक कोरोना चलेगा हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी कि कोरोना के वक्त में आम जन को, जो मिडिल क्लास की क्यों नहीं हो, वो भी लोअर मिडिल क्लास बन गई है। जो MSME वाले लोग हैं वो तकलीफ में आ गए, इंडस्ट्री वाले भी। तो तमाम वर्गों से हम संपर्क में हैं। मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता रहता हूँ, कभी धर्म गुरुओं से, मंदिर मस्जिद कब खोलना नहीं खोलना है, मुझे गर्व कहते हुए कि हमारे यहाँ के धर्म गुरुओं ने जो सलाह दी, हमने 30 जून तक मंदिर मस्जिद नहीं खोले, जबकि कई राज्यों ने खोल दिए थे, वहां तकलीफ हो रही है। तो हम चाहेंगे कि हम इंडस्ट्री, उद्योग, कॉमर्स, ट्रेड, सबके सहयोग से, एक्टिविस्ट हमारे जो है, सोशल वर्कर हैं, इन सबकी सलाह से हम लोग इस जंग को लड़े। और मुझे खुशी है कि जब से ये शुरू हुआ तब से हमने विपक्षी पार्टियों के नेताओं को बुलाया,
हमने धर्मगुरुओं को बुलाया, रिटायर्ड डॉक्टरों को बुलाया, एक्टिविस्ट को बुलाया और सबकी सलाह से हमने इस जंग को लड़ने का फैसला किया। और मुझे खुशी है कि इस जंग में सभी लोग भागीदारी बने हुए हैं और उसी रूप में हम चाहते हैं कि जंग जीती जाए राजस्थान में और लोग तकलीफ नहीं हो, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। कोई पैदल ना चले, ये भी एक अपना बड़ा इश्यू बन गया था देश के अंदर। कितने लोग पैदल चल रहे थे, कहीं डिलीवरी हो रही महिलाओं की सड़क पर हो रही है, प्लेटफॉर्म पे हो रही है, लोग मर रहे हैं पानी के अभाव में, पैदल चल चल के मर गए, बच्चे मर गए, देखा नहीं जा रहा था, पूरा मुल्क विचलित था। उस वक्त में मैंने घोषणा करी थी कि हम एसडीओ लेवल पर पाबंद किया हमने कि आप कोई भी व्यक्ति पैदल नहीं चलता दिखना चाहिए सड़कों पर। मुझे खुशी है कि एसडीओ ने बहुत बड़ी भूमिका अदा करी, उनको लेके कैंप बनाए गए नए वापस दोबारा, खाने पीने की व्यवस्था की गई। और दूसरी जो श्रमिक एक्सप्रेस चली ट्रेन, उसी प्रकार हमने श्रमिक एक्सप्रेस बसें चलाई रोडवेज की, हिंदुस्तान में पहला राज्य जिसने काम किया। करीब 26 करोड़ रुपए खर्च किए हमने, तो उसके कारण से बसों से लोग आराम से गए अपने घरों में, चाहे वो बिहार हो, बंगाल हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, कोई राज्य हो। बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका रहा। आवागमन को सरल बनाना हमारा फर्ज था और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे मतलब बहुत बड़ा राजस्थान की इमेज बनी कि राजस्थान में लोग पैदल नहीं चले, बदनामी राजस्थान की नहीं हुई। और तो जो खाड़ी देशों में फंसे हुए हमारे लोग हैं, उनके लिए प्रयास करें किस प्रकार से उनको लाया जा सके। जो लोग आ रहे हैं हमारे बाहर के लोग, उनके लिए अलग क्वारंटाइन कर रहे हैं और अच्छी व्यवस्था की हुई है। मैं समझता हूँ कि ये व्यवस्था आगे आने वाले वर्ष में काम आएगी। इसके साथ में सबका सहयोग लेने के लिए हम लोगों ने, मैंने आपको बार बार कहा, इस पे हम लोग पूरी तरह लगे हुए हैं। और मुझे खुशी है अभी तक सभी धर्मगुरुओं का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का, विपक्षी पार्टियों का, सबका सहयोग मिल रहा है। और जो माहौल बना राजस्थान में, वो माहौल बनने का कारण ये है कि सबने मिलकर साथ दिया सरकार का, तब जाके माहौल बना के सरकार मुकाबला करने में सक्षम है। अभी मैंने 21 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की राहत हो रही है आपके साथ में, उसी प्रकार 21 घंटे माननीय विधायकों के साथ में, माननीय सांसदों के साथ में विधायकी। मुझे खुशी बात की है कि सभी पक्ष विपक्ष के लोगों ने उसमें भाग लिया, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे हमारे स्पीकर साहब हो, चाहे केंद्रीय मंत्री अधिकांश हो, सबने भाग लिया। और हमने जमकर 21 घंटे बैठे हम लोग, जो फीडबैक उनसे मिला उसका फायदा हमने लिया। क्या पानी की समस्या हो, साथ में कोरोना के अलावा, वो बात हमने ध्यान में रखी। और मैंने सरपंचों तक बात करी, वीसी से एसडीओ तक बात करी, इवन एसएचओ थानेदार तक बात करी, हर स्तर पे मैंने बात करी, एनजीओ से बात करी, एक्टिविस्ट से बात करी, इंडस्ट्री कॉमर्स वालों से बात करी। और उसका लाभ ये मिला कि लॉकडाउन खुलने के बाद में हालात क्या है जमीनी स्तर पर, उसका अनुभव प्राप्त करके हम लोगों ने कई फैसले किए हैं स्टेट स्तर पर। जो फैसले लगातार आप सुनते रहते हैं, आते रहते हैं, वो तमाम फैसलों की भूमिका है वो आप लोगों ने जो समय समय अब भी खरीद के लिए भी दिए जा रहे हैं। तो चारों ओर से हम लोग चाहते हैं कि जितनी इमदाद कर सके सरकार, हर वर्ग को जरूरत है सरकार की। अभी हमारा कर्तव्य बनता है, हम पूरी कोशिश करेंगे। और आपके सुझाव बराबर आप लिखित में भेज सकते हैं, वो भी हमारे काम आएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका सहयोग पूरी तरह बराबर मिलेगा। और इसी रूप में गेहूं की खरीद भी हमने 14 लाख टन होती है प्रति व्यक्ति, उसको हमने जो है इस बार 20 लाख टन करने की संभावना हो गई है। ये होना बहुत आवश्यक है, जिससे कि भारत सरकार को हम कह सकें हम उस तमाम सुविधाएं मिलती है जो पंजाब को मिलती है, मध्य प्रदेश को मिलती है, हरियाणा को मिलती है। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ गेहूं का जो खरीद है वो अधिक से अधिक हो। और इसके साथ में हम लोगों ने चने व सरसों के लिए खरीद केंद्र थे, 257 केंद्र थे, वो बढ़ाकर 782 कर दिए हैं। जीएसएस केवीएसएस को भी खरीद केंद्र के रूप में हमने मान्यता दी, रिकॉग्नाइज किया। उसके कारण से आज वो इतने खुश हैं, आराम से उनको सब जगह वो अपनी
फसल बेच पा रहे हैं, तकलीफ नहीं हो पा रही है। इसी प्रकार मैं आदिवासी क्षेत्र में, टीएसपी क्षेत्र में हम लोगों ने 15 लाख मिनी किट बांटे हैं मक्के के। मक्का और बाजरा जो है, जहां जहां मक्का बाजरा बोया जाता है वहां हमने 15 लाख मिनी किट बांट दिए हैं। वो काम अभी तक चल रहा है। और एक और काम किया है, किसानों की उपज को रहन रखकर लोन दिलाने के लिए 3% ब्याज दर पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। बहुत बड़ा निर्णय भी हुआ है। और अंत में आपको कहना चाहूंगा, जिस मकसद से आज ये वीसी की गई है, इसको आप ध्यान से सुन लें, क्योंकि मकसद पूरी वीसी का यही था कि ये जो महामारी है विश्वव्यापी है, पूरा विश्व चिंतित है। आप देख लो अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, इटली, स्पेन, वहां क्या हो रहा है, कितने लोग मारे गए, जो मैंने फिगर आपको दी है। ये महामारी आगे आने वाले वक्त में या तो खत्म हो जाएगी या भयानक रूप लेगी। अभी जो रूप था उससे बड़ा रूप आ सकता है इसका, जो कि एक्सपर्ट राय दे रहे हैं, अंदाज से बता रहे हैं, उनकी अपनी कैलकुलेशन होती है। तो उस दौर में हम बैठे हुए हैं। अभी कोई खतरा टला नहीं है। लॉकडाउन खुलने के बाद में खतरा टला नहीं है और आपको डरने की जरूरत भी नहीं है। ये भी मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप अपना बचाव करते हैं तो चाहे कोविड का कैसे हमला हो, आपके ऊपर आंच नहीं आ सकती है। सवाल ये कि आप कितना अपना बचाव करने में अनुशासन रखते हैं। रखेंगे तो आप भुगतेंगे। ये काम सरकार नहीं कर सकती। सरकार आपको आगाह कर सकती है। सरकार मीडिया में, एफएम में, रेडियो में, टीवी में प्रचार कर सकती है, पोस्टर से, पैम्पलेट से जो कर रही है। 10 दिन तक अभियान चलेगा। ये 10 दिन तक ये अभियान सरकार तो चलाएगी, आप खुद चलाइएगा। चाहे गांव में हो, चाहे वो शहर में हो, चाहे ब्लॉक में हो, गांव ढाणी में हो। जो लोग समझदार हैं, जो लोग एक्टिविस्ट हैं, जो लोग गांव में मुखिया कहलाते हैं, हर व्यक्ति को आह्वान करना चाहूंगा। हमने एक अपील भेजी आपको मुख्यमंत्री की तरफ से। आप वो मैटर लेकर के अपनी खुद की अपील, अपनी फोटो लगा के, अपना खुद का नाम लिख करके आप अपने एरिया में बांट सकते हो, घर घर जाके प्रचार कर सकते हो, लोगों को समझा सकते हो, क्योंकि लापरवाही करने वालों की संख्या कम नहीं होती है। अभी लॉकडाउन खुला, हम देख रहे हैं कई जगह धज्जियां उड़ गई लॉकडाउन की। और तो अभी हमारे राज्यसभा चुनाव हुए थे, उस दिन जो हम लोग विजय प्राप्त करने बाहर निकले तो पत्रकार हो चाहे आम जनता हो, वह धज्जियां उड़ रही थी सोशल डिस्टेंसिंग की। तो उस दिन मैंने कहा था कि हम खुद धज्जियां उड़ा लगे हुए तो फिर जनता को क्या कहेंगे। तो अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि वो तो एक विजय का मामला था, लोग अचानक आ गए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हम करा नहीं पाए। अब हम चाहेंगे कि आपके सहयोग से सरकार तो कराएगी, क्योंकि थूकने से भी और फाउल खेलने से इसके ऊपर पेनल्टी भी इम्पोज की हुई है। मास्क नहीं लगाने का, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करी, शादी ब्याह में 50 लोग ज्यादा इकट्ठे हो नहीं सकते, इकट्ठे हो गए तो अलग जुर्माना लगेगा। तो जुर्माना काफी इकट्ठा हो रहा है हमारे पास में। मैं चाहूंगा जुर्माना इकट्ठा नहीं हो। आप समझ गए, जुर्माने की नौबत नहीं आए पुलिस को। और एक मोटरसाइकिल पे जा रहा कोई व्यक्ति और रोक के पुलिस वाले कहते हैं मास्क लगा हुआ, आप 200 रुपए दे दीजिए, उसको अच्छा नहीं लगता है, हमें भी अच्छा नहीं लगता है। पर ये महामारी को रोकने के लिए जरूरी है कि हमें कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। इसी मकसद से 10 दिन हिंदुस्तान में या पूरे दुनिया के अंदर भी शायद राजस्थान एकमात्र राज्य होगा जिसने 10 दिन का अभियान चलाया है, सिर्फ और सिर्फ जागरूक करने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए। अवेयरनेस कैंपेन है हमारा। इसमें कृपा करके आप लोग, हजारों लाखों लोग भागीदार बने, खुद इसको आगे आगे बताएं, अपने मोहल्ले के अंदर, अपने परिवार में भी, अड़ोस पड़ोस के अंदर जितना आप सेवा करोगे, मैं समझता हूँ आपकी भागीदारी राष्ट्रीय स्तर की महामारी में बहुत बड़ी मानी जाएगी। चाहे आप अपने वार्ड में काम क्यों नहीं कर रहे हो, वार्ड मेंबर क्यों नहीं हो, वार्ड पंच क्यों नहीं हो, सरपंच क्यों नहीं हो, आंगनबाड़ी वर्कर, आशा सेवक की बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है इस काम को
ध्यान में रखते हुए सबको आप टोकोगे भी, आप मास्क भी लगाए हुए हो, सोशल डिस्टेंसिंग दो गज की है, दो गज दूर खड़ा रहना है। ये सब करना पड़ेगा आपको, दुनिया करने लग गई है। थूक नहीं सकते आप, थूकोगे तो थूकने की हैबिट छोड़ दीजिए। आप थूकने की हैबिट छोड़ देनी चाहिए। हमें राजस्थान को एक मॉडल बनना चाहिए देश के अंदर, क्योंकि दुनिया के मुल्कों में कोई थूकता नहीं है सड़क पर, विकसित राष्ट्रों के अंदर। मैं सुनता हूँ कई जमाने पहले वहां भी थूकते थे, तो पहले कभी महामारी आई होगी तब जो उनको अनुसार सिखाया गया, आज उस पर कायम है हमेशा के लिए। एक थूकना है, गंदगी करना है, ये भी हमारी बीमारियों का कारण होता है। गंदगी से बीमारी फैलती है, आपको मालूम ही है, और कोरोना फैलता है। इसलिए कृपा करके जो सरकार आपको समय समय पर सलाह दे रही है, इसको आप लोग बराबर अपनाएं। कोरोना महामारी अभी खतरनाक चरण में भी है, ये मेरे पास रिपोर्ट आ रही है। सभी नागरिक खुद के स्वास्थ्य का खुद ख्याल रखे। सरकार आके आप स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख सकती, वो तो बचाव कर सकती है आपके बीमारी होने के बाद में। तो बीमार हो ही नहीं आप, ये उपाय आपको खुद को करना पड़ेगा। ये महामारी रोकने का मूल मंत्र है, खुद का स्वास्थ्य का ख्याल खुद रखे, ये महामारी रोकने का मूल मंत्र है। हमें याद रखना होगा कि बिना मास्क घर से बाहर नहीं जाना है, आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखना है, नियमित अंतराल पर हाथ धोना है, और सार्वजनिक स्थानों पर थूकना नहीं है। सरकार आम जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए सभी संभव फैसले ले रही है। आज जरूरत है कि इस अभियान में प्रदेश का हर व्यक्ति अपने नागरिक धर्म का पालन करके सरकार का सहयोग करे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस महामारी की रोकथाम के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। बाकी खर्चे कम करेंगे पर महामारी लोगों को बचाएंगे, ये हमारा ध्येय है। हालांकि जो बजट पेश किया था उसमें तकलीफ आ रही है, तब भी हम कोशिश करेंगे किस प्रकार आपकी सेवा करने में हम लोग कामयाब हो सके। इसलिए मैं आपको अंत में यही कहना चाहूंगा कि जो भामाशाहों ने, दानदाताओं ने, सामाजिक संगठनों ने, सबने, मतलब मैं समझता हूँ कि किस श्रेणी को मैं छोड़ सकता हूँ। सरल तरह के लोगों ने, किसी ने दान दिया, किसी ने खुद ने सेवा करी, किसी ने खुद ने खाने बनाने की व्यवस्था करी, पैकेट बना के बांटे, कई महीनों तक कोई कमी नहीं रखी है, सूखा खाना बांटा। जितना कम उसका उतना कम है। इसलिए मैं आप सभी के जीवन की रक्षा के लिए, मैं आप सभी को जीवन की रक्षा के लिए आगाह कर रहा हूँ। कृपया अनलॉक को भी लॉकडाउन की तरह ही लेते हुए, अनलॉक तो हो गया है, आपके ध्यान में आना चाहिए कि लॉकडाउन अभी तक कायम है। खाली घरों से निकलने छूट दी गई है, आपको काम धंधा करने छूट दी गई है। बाकी वो स्थिति जो पहले थी, कोई फर्क नहीं पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। कृपया अनलॉक को भी लॉकडाउन की तरह लेते हुए सरकारी एडवाइजरी का पालन करें। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए खुद के स्वास्थ्य का खुद ख्याल रखना, बार बार मैं बोल रहा हूँ ये बात, कि प्रमुख उपाय है, क्योंकि हम बचेंगे तभी हमारे कारोबार, काम धंधे, रोजगार, परिवार बचेगा। जान है तो जहान है, पहला सुख निरोगी काया, सब बातें हम लोग कह चुके हैं। अंत में एक बार आप सभी प्रदेशवासियों को, हमारे तमाम मंत्रिमंडल साथियों को, विधायक गणों को, सांसद गणों को, जनप्रतिनिधियों को, ऊपर से नीचे तक हमारे वार्ड पर लगा करके सभी लोगों को, आम जनता को, सबको मैं कोरोना की जंग के अंदर आपसे मैं विनम्र आग्रह कर रहा हूं कि आप कृपा करके इस अभियान को कामयाब करने का मतलब है कि आने वाले वक्त में चुनौती आएगी कोविड की, कोरोना की, उसको मुकाबला करने में राजस्थान सक्षम तभी बनेगा, तब ये अभियान हमारा कामयाब होगा। इस बात का एहसास आपको रखते हुए आपको आगे आना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आत्मिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत